Hello everyone, my name is Ubaid and I welcome you all to my YouTube channel HBIIT। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाइथन बेसिक कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तो एक न्यू जुपिटर नोटबुक ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं फाइल या फिर पाइथन बेसिक कंस्ट्रक्ट। इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले तो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते क्या हैं? हम कोई भी वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। ओके, जैसे मान लो कि हम कोई मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम a इज़ इक्वल टू बी मानते हैं, a इज़ इक्वल टू 1 मानते हैं और b इज़ इक्वल टू 2 मानते हैं और c के अंदर हम a प्लस b कर देंगे। ओके, इस केस में a और b जो होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं और इक्वल टू के साइन के जो राइट हैंड साइड में होता है जैसे कि 1 और 2 है उसको हम लिटरल कहते हैं। ओके, यहाँ पर a ये वेरिएबल होगा और 1 ये लिटरल होगा। अब यहाँ पर इक्वल टू जो साइन होती है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इक्वल टू साइन को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू साइन। अब a इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन हुई है वो होगी 1, जो b है इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो 2 होगी और c के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो a प्लस b होगी। ओके, मैंने सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया शिफ्ट एंटर प्रेस करके। देन यहाँ पर मैं a की वैल्यू चेक करता हूँ। सिंपली मुझे यहाँ पर a लिखना है एंड देन उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी उसको a। इसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि प्रिंट a अगर मैं करता हूँ एंड देन शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, सिमिलरली अगर मैं b की वैल्यू को चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 2 होगा एंड c की वैल्यू को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ये a प्लस b इक्वल टू 3 होगा क्योंकि हमने यहाँ पर c को a प्लस b किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये वेरिएबल के जो नाम हम देते हैं तो इसके पीछे एक रूल है। अगर हम स्टडी करें तो हम 3 तरीक़ों से वेरिएबल के नाम को असाइन कर सकते हैं। ओके, जो पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं पास्कल। जो दूसरी मेथड होती है उसको हम बोलते हैं कैमल और जो तीसरी मेथड होती है उसको हम बोलते हैं स्नेक। ओके, पास्कल के अंदर होता क्या है कि हम जो नाम लिख रहे हैं वेरिएबल उसके अंदर पहला अल्फ़ाबेट वर्ड का वो हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, तो एज इज़ इक्वल टू 35। इसमें एज ये वेरिएबल है और उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसा नाम है या वेरिएबल है जिसके अंदर 2 वर्ड को मिलाकर आपने एक वेरिएबल बनाया है, जैसे माई एज, तो इसमें दोनों भी वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ओके, तो इस नेमिंग कन्वेंशन को हम बोलते हैं पास्कल। दूसरा जो नेमिंग कन्वेंशन है वो होता है कैमल और कैमल नेमिंग कन्वेंशन के अंदर हम जो हमारा वेरिएबल नेम होता है उसको हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे एज लिखना है तो एज इज़ इक्वल टू 35 जिसमें एज का जो ए होगा वो स्मॉल लेटर होगा। ओके, सिमिलरली अगर मेरा वेरिएबल 2 वर्ड्स को मिलकर बन रहा है तो उस केस के अंदर पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल लेटर होगा एंड सेकेंड वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि माई एज इज़ इक्वल टू 35। ओके,
देन स्नैक के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो वर्ड्स हैं, तो दो वर्ड्स के मिलाने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, जैसे कि माई अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल टू 35। ओके, तो चाहे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर ले या स्मॉल लेटर ले, लेकिन अगर यहाँ पर दो वर्ड्स हैं तो दोनों वर्ड्स को मिलाने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब इस केस के अंदर अगर मान लीजिए कि आपके पास तीन वर्ड्स होते हैं, तीन वर्ड्स को मिलाने के लिए भी हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, जैसे कि माई एज 1। ओके, अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इन वेरिएबल्स के अंदर आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं एंड नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप नंबर से शुरू करना चाहते हैं, तो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर आप 1 एज लिखते हैं इज़ इक्वल टू 35, तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, ये एरर होगा इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ओके, इसलिए आपको एज 1 इस तरह से लिखना होगा इज़ इक्वल टू 35, और इस केस में ये एक सही मेथड होगी वेरिएबल को असाइन करने की। सिमिलरली आप एज और 1 के बीच में अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज अंडरस्कोर 1 इज़ इक्वल टू 35, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, आपके पास आपका वेरिएबल सही से असाइन हो जाएगा। ओके, आप अंडरस्कोर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए एज 1 इज़ इक्वल टू 35, इस केस में भी ये वैलिड नोमेनक्लेचर होगा, मगर आपको इस तरह से नेम को यूज़ करना है या वेरिएबल को यूज़ करना है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ओके, एंड इसको आप बार बार रीयूज़ कर पाए। आपने ऐसा कोई भी वेरिएबल को असाइन नहीं करना है जिसको आप बार बार रीयूज़ नहीं कर सकते। देखिए, होता ऐसा है कि हमारे पास बहुत से लाइंस ऑफ कोड्स होती है और उसके अंदर हमको वेरिएबल को यूज़ करना होता है। अगर हमने कुछ ऐसा वेरिएबल लिख दिया जैसे x इज़ इक्वल टू 13, ओके, देन यहाँ पर होता ऐसे है कि x को अगर हमको बाद में यूज़ करना है तो हम भूल जाते हैं कि x को मैंने क्यों यूज़ किया था। ओके, सो आप हमेशा वेरिएबल के नेम इस तरह से बनाइए कि आप जब उसको रीयूज़ करें आपके कोड के अंदर तो आपको पता रहे कि ये वेरिएबल इस चीज़ के लिए बना हुआ है। ओके, सो चलिए देखते हैं हम कि हम वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बेस नाम दे देता हूँ, बेस इज इक्वल टू 35 एंड हाइट इज इक्वल टू 20। ओके, एंड देन मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन यहाँ पर मुझे यूज़ करना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू होगी वो उनका कैलकुलेशन होगा, जो कि वैल्यू मुझे मिली है 350। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि मेरी बेस क्या है 35 है, हाइट ये 20 है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये 350 है। अगर मैं इन वेरिएबल्स को मेरे कोड के अंदर बाद में यूज़ करना चाहूँ तो मैं इजीली उसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब ये तो बात हुई हमारी वेरिएबल्स के बारे में। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, सो पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है। सो वो कीवर्ड्स होते क्या है, सो हम पहले इंपोर्ट कीवर्ड्स कर देते हैं। देन हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं
कीवर्ड की लिस्ट। ओके, सो ये इतने सारे हमारे पाइथन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एसेट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, DEF, DEL, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non, local, note, then, or, pass, raise, return, try, while, with, yield। ओके, इतने सारे हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। अगर हम देखना चाहें कि ये कितने हैं, सो हम यहाँ पर सिंपली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अराउंड 35 रिजर्व कीवर्ड्स हैं। ओके, सो अगर आप इसको देखोगे तो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, सो आप जब भी कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो आप इन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो पाइथन ने इनको अपने लिए रिजर्व किया हुआ है। ओके, सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इन कीवर्ड्स को यूज़ ना करें। ओके, सो जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, कि आपको पता चल जाएगा कि इन कीवर्ड्स का यूज़ क्या क्या है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। ओके, सो कमेंट लिखने के लिए हमें हैश टैग का यूज़ करना होता है, एंड देन उसके बाद में हम कमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे मार्कडाउन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। देन अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आप सिंपली हैश यूज़ करोगे, हैश टैग, एंड देन उसके बाद में आपको जो भी कमेंट देना है वो आप कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट ये तब दिए जाते हैं जब हमको वहाँ पर कोई छोटी सी नोट लिखनी है कि ये जो कोड लिखा गया है ये किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, सो मैं सिंपली एक कमेंट लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड देन ए इज़ इक्वल टू, वहाँ पर जो भी उसका फॉर्मूला है 0.5 इंटू 25 इंटू 30 मान लीजिए, इस तरह से मैं वहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन किस लिए यूज़ की गई, तो वहाँ पर मैंने कमेंट लिख दिया हूँ कि ये नीचे जो कैलकुलेशन परफॉर्म किया गया है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए है। ओके, सो अब ये जो कमेंट्स होते हैं, इन कमेंट्स को आप सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टी लाइन कमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। कमेंट की जो लोकेशन होती है, अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो आप कोड के पहले, कोड के बाद में या कोड के साथ में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, मैंने जस्ट कॉपी किया एंड देन इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, सो पहले हमने कोड के पहले कमेंट को लिखे, देन कोड के साथ में उस कमेंट को लिखें, देन आप नीचे भी कोड के नीचे भी कमेंट को लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, सो ये तो बात हुई हमारे सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो कोड वाली लाइन है उतना ही कोड का हिस्सा एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूशन के अंदर इस कमेंट को इग्नोर करता है। मान लीजिए कि अगर आपने वहाँ पर हैश इसको मेंशन नहीं किया तो आपको वहाँ पर एरर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, ओके, जैसे कि x इज़ इक्वल टू मुझे 36 लिखना है एंड देन मैंने यहाँ पर हैश टैग यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर मुझे एरर देगा। ये बोलेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो ट्रायंगल है ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, ना ही ये वेरिएबल है, ना ही कहीं पर मैंने इसको स्टोर किया हुआ है, ये एक कमेंट है। तो इस कमेंट को मुझे लिखना है तो हैश के साथ में लिखना है। आपको अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप उसके नीचे एक और लाइन को ऐड कर सकते हैं। कमेंट को लिखने के लिए जो शॉर्टकट होता है, या अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है, आपको शॉर्टकट कंट्रोल/ प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, जिसके वजह से वो उस स्टेटमेंट को कमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो जैसे कि अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स लिखने हैं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कमेंट। उसके बाद में एक और लाइन मैंने ऐड करिया, दिस इज़ सेकेंड IMP कमेंट।
ओके। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 लाइन के अंदर कमेंट लिखे हुए हैं, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो कि होगी x इज़ इक्वल टू 36, जिसमें मैंने x एक वेरिएबल बनाया है और 36 की वैल्यू उसमें स्टोर की हुई है। ओके। अब अगर मान लीजिए कि आपको इसी तरह से मल्टीपल लाइन के अंदर कमेंट लिखना है, तो आप ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, देन ये सारे लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अगेन कंट्रोल/ मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, अनकमेंट हुआ। ओके। अब इसके पहले मैं 1, 2 और 3 इस तरह से कोटेशन मार्क दूंगा, यहाँ से इनको हटा दिया, देन ये एंड में मैंने क्या किया, यहाँ पर कोटेशन मार्क दे दिया। अब ये जो ट्रिपल कोटेशन मार्क होता है, इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। इसको बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। जब आप इसको कोड के पहले लिखते हैं तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट के जैसे काम करता है, लेकिन जब आप इसको कोड के बाद में लिखते हैं तो ये एक डॉक स्ट्रिंग जैसे काम करता है, ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर इस कमेंट को कोड से पहले लिखा, कोड मतलब x इज इक्वल टू 36, ये पाइथन का कोड है, इसके पहले मैंने उसको लिखा, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसको एज कमेंट इसने कंसीडर किया हुआ है। ओके। वेयर एज अगर मैं इसी कोड को इस तरह से लिख दूँ जहाँ पर ये मेरा जो 36 होगा, ये इस कमेंट से पहले मैं इसको लिखता हूँ। ओके। सो आप देखोगे कि ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन भी यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। ओके। सो इस तरह से जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट देना है तो हमेशा याद रखिए कि आप उस कोड लाइन से पहले ही उस कमेंट को लिखिए, अदरवाइज़ वो एक मल्टी लाइन टेक्स्ट जैसे काम करेगा। ओके। अब मान लीजिए कि मैं इसी को इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं इस लाइन के बाद में एक और लाइन जोड़ देता हूँ, y इज इक्वल टू 96, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये 2 कोड लाइन के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस केस के अंदर ये एज मल्टी लाइन कमेंट काम करेगा। ओके। सो डॉक स्ट्रिंग, ये अगर आप कोड के बाद में लिखते हैं और उसके बाद में कोई कोड नहीं होता है तो ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट जैसे काम करता है, लेकिन जब आप इसे 2 कोड के बीच में या कोड से पहले लिखते हैं तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट जैसे काम करेगा। ओके। ये जो डॉक स्ट्रिंग होती है, इसको आप सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पर x इज इक्वल टू 39 एंड देन यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क दे दूँगा 3 मरतबा। देन उसके अंदर मुझे कोई कमेंट लिखना है तो उस कमेंट को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं m लिखता हूँ, देन n लिखता हूँ, देन q लिखता हूँ, तो ये मेरे लिए मल्टी लाइन कमेंट होगा। तो ये ऊपर हमने ट्रिपल कोटेशन मार्क सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, और यहाँ पर ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क के अंदर मल्टी लाइन कमेंट को लिखा हुआ है। ओके। सो y इज इक्वल टू मान लीजिए 96। ओके। सो हमने क्या किए, इसको ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिए। अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर स्टेटमेंट्स को प्रिंट कैसे किया जाता है। ओके। सो अब आपने देखा यहाँ पर कि इस केस के अंदर हमने डायरेक्टली y की वैल्यू को प्रिंट किया। सो होता ऐसे है कि जुपिटर नोटबुक के अंदर स्पेशली अगर आप उस सेल के अंदर उस वेरिएबल को लिखते हो एंड देन उसको शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट करते हो, तो हमको आउटपुट एग्जैक्टली उस सेल के नीचे दिखाई देता है। लेकिन दूसरे IDEs के अंदर ये नहीं होता। आपको अगर आउटपुट देखना है तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना होगा। ओके। सो ये प्रिंट होता है, प्रिंट एंड देन अगर आप यहाँ पर y लिखते हो, सो यहाँ पर प्रिंट y प्रिंट हो गया। ओके। प्रिंट के अंदर जो p होता है ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है, तो प्रिंट ये जो पूरा वर्ड है ये स्मॉल लेटर्स में होगा। ओके।
मान लीजिए कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, अगर आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करते हैं इस तरह से हेलो, देन आप देख सकते हैं कि हेलो ये कोटेशन मार्क के अंदर प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसी को प्रिंट एंड देन हेलो इस तरह से प्रिंट करता हूँ, ये विदाउट कोटेशन प्रिंट होता है। ओके, सो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जुपिटर नोटबुक के अंदर। जब आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में प्रिंट करते हैं तो ये विदाउट कोटेशन प्रिंट होता है। ओके, अब प्रिंट करते वक्त में हमारे पास बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ या पैरामीटर्स उसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रिंट करते हो प्रिंट एंड देन यहाँ पर बोलते हो हेलो एंड देन कॉमा देकर दूसरा वर्ड आप लिख रहे हो वर्ल्ड। ओके, आपके पास अब ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है हेलो और दूसरा वर्ड आपको प्रिंट करवाना है, देन वो होगा क्या, कॉमा देकर आपने उसको सेपरेट किया एंड देन वर्ड। सो आप देख सकते हैं कि हेलो और वर्ड ये एक स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग होती है। ओके, देन अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है तो आप सिंपली प्रिंट लिखोगे एंड देन इसके अंदर ट्रिपल कोटेशन मार्क देकर जो भी मल्टी लाइन टेक्स्ट आपको देना है, फॉर एग्जांपल हेलो देन वर्ल्ड देन हाय, इस तरह से अगर आप देखते हो तो हेलो ये पहली लाइन में आया, वर्ड ये दूसरी लाइन में आया एंड हाय ये तीसरी लाइन में आया। लेकिन अगर आप इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर प्रिंट करवाना चाहोगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाएगा, उस वक्त में आपको वो एरर देगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं देन आपने यहाँ पर लिखा हेलो, देन आपने एंटर किया, देन यहाँ पर लिखा आपने वर्ल्ड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये जो हेलो है ये रेड कलर में है एंड वर्ड ये ब्लैक कलर के अंदर है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ये एरर बोल रहा है कि अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1। ओके, सो यहाँ पर ये जो लाइन होती है इस लाइन के अंदर अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल को उन्होंने डिटेक्ट किया हुआ है। ओके, सो ये एक सिंटैक्स एरर होता है। इस सिंटैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए आप बैकस्लैश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में भी जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मल्टी लाइन नहीं होता। ओके, सो मल्टी लाइन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर /n को यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट होगा अब वो मल्टी लाइन टेक्स्ट बोल के प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो जो /n होता है वो न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, सो जैसे कि अगर मेरे पास मल्टीपल वर्ड्स है, अगर मैं यहाँ पर या फिर मल्टीपल सेंटेंसेस है, जैसे कि सेंटेंस 1 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये होगा हे उबैद देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन सेंटेंस 2 होगा हाउ आर यू, ओके, हे उबैद हाउ आर यू। और ये दोनों सेंटेंस को मुझे प्रिंट करवाना है, लेकिन सेंटेंस 1 ऊपर आना चाहिए और सेंटेंस 2 नीचे आना चाहिए। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा प्रिंट सेंट1 कॉमा सेंट2 कॉमा सेपरेटर SEP फॉर सेपरेटर देन /n। ओके, सो मैं ये दो जो वर्ड्स हैं ये दोनों वर्ड्स के बीच में एक सेपरेटर ऐड करना चाहता हूँ, वो जो सेपरेटर होगा वो होगा न्यू लाइन सेपरेटर। अगर मान लीजिए कि आपको वो दोनों वर्ड को एक साथ में ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ उबैद शाह एंड दूसरा मेरे पास सेंटेंस है जिसमें @gmail.com है मान लीजिए,
एंड देन अगर मैं उसी को सेपरेटर लगाता हूँ @ से, सो मेरे पास ubedshah@gmail.com ये 2 बार आ जाएगा, राइट। सो @ और @ ये बाजू बाजू में ऐड हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस gmail.com में से @ को हटा देता हूँ एंड देन अगेन इसको फिर से प्रिंट करता हूँ। सो मेरे पास अब जो नया सेंटेंस प्रिंट होकर आया है वो है ubedshah@gmail.com। सो आपने क्या किया, इस उबैद शाह को और इस gmail.com को सेपरेट किया है @ से, ओके। इसी तरह से हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, वो होता है एंड पैरामीटर, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक फॉर लूप चला रहे हो एंड फॉर लूप चलाते वक्त में अगर आपको उसके एंड में कोई ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर I in रेंज ऑफ 3 इस तरह से प्रिंट करते हो, देन यहाँ पर आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड प्रिंट करना है। मान लीजिए कि मेरे पास रहेगा वर्ड एंड देन यहाँ पर आप एंड जो करोगे, एंड इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आप डैश से करते हो, तो ये जो वर्ड होगा, मान लीजिए कि मुझे आई भी प्रिंट करवाना है वहाँ पर, सो यहाँ पर इसका जो एंड होगा वो किससे होगा, डैश से होगा। तो जो मल्टी लाइन जो टेक्स्ट होगा वो मल्टी लाइन टेक्स्ट को वो एक ही लाइन में ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा, जो वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 0, वर्ड 1 और 1 2 ये है, इसको एक के नीचे एक प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि इसी फॉर लूप को इस तरह से लिखता हूँ जहाँ पर कोई भी एंड स्टेटमेंट नहीं है, सो ये वर्ड 0 उसके नीचे वर्ड 1 और उसके बाद में वर्ड 2 इस तरह से प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर मुझे इन तीनों को एक साथ में प्रिंट करना है एक ही लाइन के अंदर, उस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड पैरामीटर का यूज़ करूँगा। सो एंड पैरामीटर यूज़ करने की वजह से होता क्या है कि ये जो पहला वर्ड है ये प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में ये डैश प्रिंट होगा, फिर ये वर्ड 1 प्रिंट होगा, देन उसके बाद में डैश प्रिंट होगा, देन उसके बाद में वर्ड 2 प्रिंट होगा एंड देन डैश प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है और एक स्पेस रखना है इनके बीच, सो आप क्या कर सकते हैं, इसी को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं जहाँ पर जो एंड होगा वो एंड ये एक स्पेस होगा, ओके। सो आप वर्ड 0 स्पेस वर्ड 1 स्पेस इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। आप यहाँ पर अगर वर्ड 0 के बीच में डैश ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एंड और सेपरेटर को यूज़ करना चाहें तो सेपरेटर इज इक्वल टू, अगर आप डैश देते हैं सो वर्ड और 0 इसके बीच में एक डैश ऐड हो जाएगा, वर्ड 1 के बीच में डैश ऐड हो जाएगा, वर्ड और 2 के बीच में डैश ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से आप एंड और सेपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये एक कोड आपको फॉर लूप का बताया है, सो हम इसको भी स्टडी करने वाले हैं इन फ्यूचर वीडियोस, ओके। सो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं, वो होता है एंड पैरामीटर और एक होता है सेपरेट पैरामीटर, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्त पाइथन को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।